Hello, very warm welcome to all of you present here with me. So today's session will be about good futures, as you can see on the screen. So before we start up with the session, I would just like to introduce you how we are going to be there in the session today. So आज के सेशन में आप सभी लिसन ओनली मोड पर रहेंगे, यानी आप मुझे सुन सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन होता है या कुछ डाउट होता है तो आप अपने Q&A ऑप्शन बॉक्स में वहां पे टाइप करके लिख सकते हैं, so that we can take those questions at the end of the seminar. And so before we start again, I would just like to know if I am audible to you or not. अगर आप में से कोई मुझे yes या no में आंसर दे देगा it will be very हेलो, एम आई ऑडिबल? अगर आप मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज आप सभी को क्लियरली आ रही है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो welcome everyone. So today let us understand what is the overview of the commodity derivative ecosystem. पहले हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाने से पहले हम देखेंगे कि commodity derivative ecosystem as a whole क्या है। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस का इवोल्यूशन होते आ रहा है फ्रॉम द लास्ट 19th सेंचुरी, जहाँ पे बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद बहुत सारी कमोडिटीज अवेलेबल रही मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लाइक ऑयल सीड्स, रॉ जूट ड्यूरिंग 1910 1930। देन फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन स्टैब्लिश हुआ 1953 में। उसके बाद कुछ ट्रेड्स में ऑन एंड ऑफ रहा इन दी टिल दी हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जिसको देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान करा एक्सटेंड करने के लिए नंबर ऑफ कमोडिटीज विच आर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग इन 2001। सो 2001 में हमारी कमोडिटी के जो नंबर ऑफ कमोडिटीज ट्रेडेबल है वो एक्सपैंड हुए, एंड 2003 में इंडिया में एक्सचेंजेस स्टैब्लिश हुए जिनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। Then from 2015 onwards, SEBI, which is Securities and Exchange Board of India, who is the current regulator of ours, but you know, SEBI के आने से एक robust regulator के आने की वजह से क्या क्या evolutions आए हैं वो हम अब देखते हैं। जिसके अंदर SEBI जब हमारे साथ आए तब 2015 में, तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट करा एंड दे अलाउड ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव। दे अलाउड कैट 3 AIFs, जिसे हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी बोलते हैं, इन सबको अलाउ करा। देन सेबी ने इंटीग्रेट करा इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स ऑफ द ब्रोकिंग बैंक्स। जो हमारी बैंक्स होती हैं उनकी जो ब्रोकिंग आर्म्स होती हैं उनको इक्विटी और कमोडिटीज में पूरा इंटीग्रेट करा, जिसके थ्रू बैंक्स को परमिशन मिल गई एक प्रोफेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरह ट्रेड करने के लिए। देन एफपीआईज को भी अलाउ करा हेज करने के लिए इंडियन मार्केट्स में, जिसके बाद म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को भी अलाउ करा पार्टिसिपेट करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। एंड करेंटली आल्सो वी डू हैव फ्यू म्यूचुअल फंड्स हु आर एक्टिव इनटू कमोडिटी डेरिवेटिव्स। देन रीसेंट डेवलपमेंट्स में इन 2019 जून 2019 कमोडिटी इंडाइसेस अलाउ करा गया, जो कि आप मार्केट में करेंटली देख भी सकते हैं अलग अलग के इंडेक्स जो अवेलेबल है। एंड आउट ऑफ दैट कमोडिटी इंडाइसेस, एंड इफ आई टॉक अबाउट एग्री कमोडिटी इंडाइसेस, तो दे आर अवेलेबल टू बी ट्रेडेड ऑन दी प्लेटफॉर्म। So before going ahead, let us understand first of all the structure of our Indian ecosystem. So Indian structure में ये आते हैं जितने भी हमारे national exchanges हैं, NSE, MCX, ICX, VSC and NCDX, तो जितने national commodity exchanges हैं इन सबको SEBI regulate करता है, which is directly connected with the Ministry of Finance. तो ये हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर है जो हम सभी को पता होना चाहिए।
देन कुछ लिस्टेड कमोडिटीज जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। पर्टिकुलरली मैं एनसीडीएक्स की बात करूं तो यहाँ पे एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स ही ट्रेड करे जाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे कि चना, मेज, व्हीट, बार्ले, स्पाइसेस यानी जो हमारे मसाले होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, ये अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। कॉटन, कपास, कुकुड़ यानी खल, ये भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। ग्वार कॉम्प्लेक्स में से ग्वार सीड, ग्वार गम, एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में जैसे सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, सेसमे सीड एंड क्रूड पाम ऑयल। सो ये कुछ कमोडिटीज हैं जो कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं, विच आर अवेलेबल फॉर trading. And if I talk about the commodity as a whole, so 91 commodities को allow करा गया है by the SEBI, by the regulator as well as our government, कि वो ट्रेड हो सकते हैं। तो इससे पहले हम आगे समझें कि कमोडिटीज के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि कमोडिटी डेरिवेटिव और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कैसे डिफरेंट है। सो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में जो एक्चुअल सेटलमेंट्स होती है वो डिलीवरीज के हिसाब से होती है, वेयरएज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में सिर्फ कैश सेटलमेंट होती है। यानी अगर आपने आज खरीदा तो आज अगर आप बेचते हैं एंड ऑफ द डे, तो एंड ऑफ द डे तक आपको कैश सेटलमेंट हो जाती है। वेयरएज कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आपके पास जो डिलीवरीज होती है उसके थ्रू सेटलमेंट करा जाता है, व्हिच हैपेंस एट द एक्सपायरी। कमोडिटी डेरिवेटिव में अगर मैं एग्री की स्पेसिफिकली बात करूं तो क्योंकि एग्री कमोडिटीज बहुत ज्यादा सीजनल होती है। बाय सीजनल आई मीन कि हमारे हार्वेस्टिंग टाइम्स अलग होते हैं। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो राबी सीजन में उगती हैं और कुछ होती हैं जो खारिफ सीजन में उगती है। सो करेंटली अगर मैं बताऊं तो हमारा खारिफ सीजन चल रहा है, तो किसी भी कमोडिटी को स्टोर करने के लिए हमें वेयरहाउस की जरूरत होती है, एंड उन्हीं सब कमोडिटीज की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है जो कि एक्सचेंज के थ्रू के द्वारा लगाई गई है कि इस क्वांटिटी और इस क्वालिटी के ही कमोडिटीज को हम वेयरहाउस में रख सकते हैं अगर आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं तो। सो इसलिए उन सब कमोडिटीज की कुछ एक होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है, जिसके थ्रू हमारी जो कॉस्ट हो जाती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। देन फिजिकल मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीजनल होता है नेचर में, सो डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कमोडिटी हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। Whereas if I talk about the financial derivative, तो financial derivative में as such कोई seasonality नहीं होती है, वो थ्रू आउट द ईयर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, एंड वहां पर होल्डिंग कॉस्ट पे मेजरली सिर्फ हमारी एक इंटरेस्ट कॉस्ट रहती है। कमोडिटी डेरिवेटिव का एक कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट इज द डिमांड सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि सीजनल होती हैं कमोडिटीज, तो जब जब मार्केट में डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई कितनी आ रही है, या फिर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। सो डिमांड एंड सप्लाई का जो रिलेशन है वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे, विच विल डिपेंड अपॉन द अराइवल्स और द हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ द कमोडिटीज। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की गवर्नमेंट ने कितना प्रोक्योर करा है, या फिर अगर मैं बताऊं लॉकडाउन के टाइम पर जब हमारी गवर्नमेंट ने सभी लोगों को चावल और जो चना दिया था, तो वो क्यों दे पाए थे, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी अपने पास प्रोक्योर कर रखा हुआ था। सो उसका भी एक फैक्टर आता है कि वो किस रेंज में कितना क्वांटिटी ले रहे हैं। वेयरएज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जो अपना होता है उसके अंदर मेजरली जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो होते हैं ग्लोबल या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस, कि हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशंस हैं, या टैक्सेशन सिस्टम कैसा आ रहा है, एक पर्टिकुलर एंटिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसके क्या फैक्ट्स हैं। सो वो सब जो कंडीशंस हो जाती है वो फैक्टराइज करती है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर। एंड एज अ होल इफ आई टेल यू तो कमोडिटी डेरिवेटिव थोड़ा लेबोरियस होता है, बिकॉज उसके अंदर ह्यूमन पावर चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होती है। देन उसके अंदर आपके पास फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। सुनो, इवन हमारे जो फार्मर भाई हैं जो कि हमारे लिए खेती करते हैं, तो उन लोग के पास जो फाइनेंशियल उनके स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि वो कुछ भी अगर हमारे सीड्स ले रहे हैं या फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं, उनके पास डिसेंट पैसा हो लेने के लिए, जो कि वो लोन के थ्रू भी अपना ले लेते हैं। एंड प्लस वेदर कंडीशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इज द वेदर कंडीशन, जो एक पर्टिकुलर फैक्टर है, जिससे बारिश कितनी आई है, कि इस कमोडिटी को कितनी उसकी उपज के लिए कितनी बारिश की रिक्वायरमेंट है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं हमारे कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, विच इज द गुड फ्यूचर्स।
तो गुड फ्यूचर्स हम एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर अभी आने कुछ दिनों में अवेलेबल होने वाला है। सो उसकी जानकारी लेते हुए मैं आपको बताऊंगी कि उसकी प्रोडक्शन क्या है, सीजनैलिटी क्या है, वैल्यू चेन क्या है, किस तरीके से करेगा सेबी को टू गेट इट ऑन बोर्ड। सो पहले एक थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लेते हैं कि गुड़, जिसको हम जैगरी भी बोलते हैं, तो इंडिया जैगरी गुड़ का मेजर प्रोड्यूसर है। यानी इंडिया में 60 to 70% का टोटल प्रोडक्शन होता है, और वर्ल्ड वाइड इसका अगर मैं बताऊं आपको प्रोडक्शन लेवल 13 पॉइंट मतलब 13.5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास ग्लोबल प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 60% इंडिया में होता है, विच मेक्स इंडिया नंबर 1 इन जैगरी प्रोडक्शन। तो गुड़ का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। एंड जो अपनी जितने भी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें मेजरली एक्सपोर्ट जो जहां से होती है वो होती है ब्राजील, और हम इंपोर्ट वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर्स जो हैं वो यूएस, चाइना और इंडोनेशिया हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन डोमेस्टिक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की गुड़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, सो गुड़ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। तो इसका मेजर प्रोडक्शन सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश पड़ता है विद 47% ऑफ कंट्रीब्यूशन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र जहाँ पे 21% होता है, कर्नाटका जहाँ 8% होता है, तमिलनाडु जहाँ 5% होता है। सो ये कुछ 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजर प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दैट उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सो अगर आप देखेंगे इंडिया में 2018-19 में अराउंड 8 मिलियन मेट्रिक टन जो है प्रोड्यूस हुआ था, वेराज एक साल पहले यानी 2017-18 में 4 हुआ था। तो यानी आप देखिए कि 2017-18 से 18-19 वाले फाइनेंशियल ईयर, एक साल में इन्होंने डबल प्रोडक्शन करा है, जिसका मेजर कंट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश है। सो दिस गिव्स अस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हमारे इंडिया जो मेजर प्रोडक्शन जिसका हो रहा है गुड़ का, उसमें हम लोग यूटिलाइज करें एंड उसके अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको जितना ज्यादा गेज हो सके वो कर सके। देन जो रॉ मटेरियल होता है गुड़ या जैगरी के लिए वो होता है गन्ना, शुगर केन जिसे हम कहते हैं, जो कि अक्टूबर से अप्रैल के बीच में हार्वेस्ट होता है। यानी अक्टूबर से अप्रैल के बीच में इसकी अराइवल्स आती है, मार्केट में आपको दिखेगी सर्दियों के टाइम पर। तो शुगर केन इस टाइम पर आता है, जिसकी वजह से हमारा गुड़ जो है प्रोसेस होकर बनता है। प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी मेट्रिक टन्स में हमारी अराइवल्स इंडिया में आती हैं स्टेट वाइज। सो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट जो मैंने मेंशन करी हुई है, वहां 2018-19 में 11,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। अगर आप देखेंगे 6 साल पहले यानी 2013-14 में देखेंगे तो 4,500 मेट्रिक टन के आसपास प्रोडक्शन हुआ है। सो देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एंड इवन जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन वैल्यूज इन देयर पर्टिकुलर लोकेलिटी। सो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो अगर मैं 2018-19 की बात करूं तो 0.97 आई वुड से 9700 मेट्रिक टन्स का इसके अंदर प्रोडक्शन हुआ है। सो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इंक्रीज भी हुआ है, तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे डिक्रीज भी हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र में माइन्यूटली डिक्रीज हुआ है 2013 से अगर मैं कंपेयर करूं तो, कर्नाटका में माइन्यूटली डिक्रीज हुआ है, मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, ओके, आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, एंड अदर जो हमारी बाकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मिल जाती है जैसे तमिलनाडु या कुछ और, सो वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन ऊपर नीचे चला है। सो मेजर कंट्रीब्यूटर जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, उत्तर प्रदेश ही इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है जहाँ पे अराइवल्स आती हैं। सो ओवरऑल इफ यू सी तो ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पर अगर आप देखेंगे 2013-14 में तो 7,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन था, लेकिन अगर आप 6 साल बाद यानी 2018-19 का डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल यानी 15,000 मेट्रिक टन का इसका यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। तो 6 साल में किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन डबल होना इज अ वेरी गुड थिंग। देन द स्टेक होल्डर्स इन द गुड वैल्यू चेन, तो गुड वैल्यू चेन में किस तरीके के स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स, वो कैसे आता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो शुगर केन यानी गन्ने के फार्मर्स होते हैं जो कि हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं। जब वो मार्केट में आता है तो गुड़ की जो
प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है वहां पे वो प्रोसेस होता है। तो गन्ने को पूरा अच्छे से प्रोसेस करा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट्स में, जिसके जिसके बाद वो जाता है कमीशन एजेंट्स के पास या फिर ट्रेडर्स, जिसको हम हिंदी में अड़तियास भी बोलते हैं, उनके पास जाता है। एंड देन उसके बाद वहां से डोमेस्टिक रिटेलर्स में आता है, एंड देन इट गोज फॉरवर्ड टू द कंज्यूमर्स लाइक अस हु कंज्यूम गुड़, जो गुड़ खाते हैं। सो इनकी एक्टिविटीज कैसी रहती है? फार्मर्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रोड्यूस करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। एजेंट्स उसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में हेल्प करेंगे। प्रोसेसर्स उसको उसकी जैगरी को बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे, अच्छे से लेबलिंग करेंगे, एंड ताकि रिटेलर्स उसकी मार्केटिंग कर सकें आगे वाले कंज्यूमर्स को। तो ये एक ब्रीफ वैल्यू चेन है जो कि गुड़ या जैगरी के अंदर आता है। अभी गुड़ या जैगरी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना क्यों नेसेसरी है? सो इट इज नेसेसरी बिकॉज गुड़ के जो प्राइसेस हैं वो वोलेटाइल रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे को एक रिस्क रहता है प्राइस मूवमेंट का। सो टू मिटिगेट द रिस्क बिकॉज ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन, गुड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। तो अगर आप गुड़ में कुछ काम करते हैं, अगर आप कोई प्रोसेसर हैं, अगर आप कोई मिलर हैं, so because of the good's price movement, it can be a good deal or a good price mitigation strategy, to limit your risk in the prices. Then जो गुड़ का मेजर प्रोडक्शन होता है, जो कंसिडरेबल इम्पैक्ट पड़ता है फीड कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्टिंग भी जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एंड कॉस्टिंग की वजह से हमारे पास प्राइसेस के अंदर मूवमेंट ज्यादा रहती है, एंड इसलिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का होना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था हम प्राइस मूवमेंट इसकी थोड़ी वोलेटाइल रहती है। सो देखते हैं इसकी पिछले कुछ सालों में वोलेटिलिटी कैसी रही है। सो अगर आप प्राइस ट्रेंड की बात करेंगे तो प्राइस ट्रेंड जनवरी 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच का अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इट हैज गॉन अप अराउंड 1500 से 3000 के बीच में इसका प्राइस मूवमेंट रहा है। सो लास्टली अगर आप देखेंगे मूवमेंट तो 2500 के अराउंड आसपास इसका 2500 पर क्विंटल के आसपास इसका प्राइस मूवमेंट रहा है। तो गुड़ की जो वोलेटिलिटी है वो पिछले कुछ सालों में अराउंड 17 से 19% के बीच में रही है। मैंने आपको वोलेटिलिटी बताई है 2016-17 जिसमें आप 17% देख सकते हैं, 17-18 जिसमें आप 19% देख सकते हैं, और 18-19 जिसमें आप 19% देख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो समवेयर अराउंड 18-19 के आसपास हमारी वोलेटिलिटी परसेंट की रहती है। तो जिस which makes us important to actually participate in the futures contract. So अभी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिजाइन किस तरीके से करा है, उसका बेसिस सेंटर्स क्या रहेगा, उसके क्या रहेंगे, उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं आगे। जैसे मैंने आपको कुछ स्लाइड्स पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट गुड़ का प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री में। तो मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये इसका मेन बेसिस सेंटर रहेगा, मुजफ्फरनगर। एंड हापुड़ विच इज अगेन इन उत्तर प्रदेश, इसका एडिशनल डिलीवरी सेंटर रहेगा। तो मुजफ्फरपुर एंड हापुड़ ये दो डिलीवरी सेंटर्स यहाँ पे रहेंगे। एंड मुजफ्फरनगर एंड हापुड़ दोनों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत अच्छा है। एंड मुजफ्फरनगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक बेंचमार्क सेंटर की तरह एक्ट करता है, जहां से गुड़ के प्राइसेस की डिस्कवर पता होगा कि उधर हमारे पास गुड़ की बहुत मिल्स हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, इसलिए वो एक बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बनता है। And then again Hapur, which is again nearby to it, is also a good production center with good infrastructural structure support. Then the contract specification. So the contract specification is like आपको जो ट्रेडिंग यूनिट रहेगा वो 10 टन का रहेगा। ओके, मैक्सिमम ऑर्डर साइज जो एक बारी में आप डाल सकते हैं वो 500 टन का रहेगा। इसका जो बेस वैल्यू है
वो रुपीस पर 40 kg के हिसाब से आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। टिक साइज 50 पैसा है। क्वांटिटी वेरिएशन आपका ±5% हो सकता है। बेसिस सेंटर जैसे मैंने आपको बताया मुजफ्फरनगर इसका बेसिस सेंटर रहेगा, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेसिंग मिल्स वगैरह काफी अवेलेबल है। इन एडिशन टू हापुड़, जो कि आपका एडिशनल डिलीवरी सेंटर रहेगा। एंड हापुड़ में अप टू द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स इसकी डिलीवरीज लग सकती है। डिलीवरी लॉजिक जो इसका रहेगा वो कंपल्सरी डिलीवरी रहेगा विथ स्टैगर्ड पीरियड। सो स्टैगर्ड पीरियड का मतलब होता है जब हमारी कमोडिटीज का एक एक्सपायरी डेट होता है विच इज 20th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 20 तारीख को कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सपायर होते हैं। अगर वो कुछ छुट्टी पड़ जाती है या सैटरडे संडे पड़ जाता है तो उससे एक वर्किंग डे पहले उसकी एक्सपायरी लगती है ना। एक्सपायरी से 5 दिन पहले हमारा स्टैगर्ड पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम टेंडर पीरियड भी कहते हैं। सो इस पीरियड में हमारे क्लाइंट्स या हमारे जो भी प्रोसेसर्स हैं वो सभी इसके अंदर डिलीवरी लगा सकते हैं या फिर ले सकते हैं। सो इसलिए इवन फॉर गुड इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो कंपल्सरी डिलीवरी रहेगा विथ स्टैगर्ड पीरियड। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स, कि हमारे में शुगर कितना होना चाहिए, सुक्रोज कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। ये कुछ वो पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। एंड अगर आप सबसे नीचे वाले बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 100% ड्राई गोल्डन ब्राउन केन गुड़ ऑफ चक्कू टाइप। ये स्पेसिफिकेशन का जो गुड़ होगा वही आपका मुजफ्फरनगर मेन बेसिस सेंटर पर डिलीवर होगा। और दूसरे दो तरीके के होते हैं, तो इसमें से दूसरा वाला विच इज ड्राई केन गुड़ ऑफ बाल्टी टाइप, ये होता है आपका हापुड़ में। तो ये दो अलग टाइप के गुड़ हैं जो कि आएंगे मार्केट में। एंड हर दोनों गुड़ के अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग सेंटर्स में डिलीवरी लगाई जाएगी। सो ड्राई गोल्डन ब्राउन केन यानी जो आपका गोल्डन कलर का जो गुड़ दिखेगा आपको ड्राई, वो आपका मुजफ्फरनगर में होगा। एंड बाकी और किसी तरीके का जो गुड़ होगा बाल्टी टाइप का वो आपका हापुड़ में लगेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर क्या है? सो लॉन्च कैलेंडर हमारे पास करेंटली दिसंबर 2021 तक का अवेलेबल है। सो आपके पास अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई एंड जून इन सभी मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे। सो अगर आप एक्सपायरी मंथ्स देखेंगे तो आपके पास नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे ट्रेड करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर अक्टूबर एंड मई। ये 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, अदरवाइज हर महीने का एक्सपायरी आपके पास रहेगा till December 2021. So now let us understand as an investor आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अगर आप कुछ ट्रेड करें तो उसके अंदर आपको किस तरीके की वेरिफिकेशंस अपने पास रखनी चाहिए। सो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के साथ ट्रेड करना है जो कि एक्सचेंज रजिस्टर्ड हो, सेबी के अप्रूव्ड ब्रोकर्स हो। आपको अपना यूनिक क्लाइंट कोड पता होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी सेटलमेंट बिल्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, मार्जिन, ये सब चीजों का ट्रैक कर सके विथ ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन द स्टेटमेंट्स। आपको इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका ऑर्डर डिटेल क्या है, ट्रेड का नंबर कितना है, कितना क्वांटिटी में ट्रेड करा है, कितने रेट पर ट्रेड करा है, ये सभी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे होना चाहिए सो दैट आगे जाकर कुछ इशू हो तो यू वुड हैव अ प्रूफ विथ यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कुछ भी रिस्क जो डब्बा ट्रेड है उससे बिल्कुल आपको अवेयर रहना है। इसलिए मार्केट में जो भी आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही आपको ट्रेड करना है। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दी फ्रॉड मार्केटिंग दैट हैपेंस इन द मार्केट। आपको कुछ भी बोलकर बहला सकते हैं, इसलिए अपनी जमा पूंजी को अच्छी तरीके से यूज करिए। डू नॉट फॉल प्रे टू द मार्केट रूमर्स, डू नॉट टेक द रिस्क, डू नॉट let against the positions, accumulate your capacity। आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा नहीं चाहिए, just because of trading before understanding the risk disclosure कि मेरे को क्या रिस्क हो सकता है। अपने जितनी भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं उन सबको समझिए, आपके जितने भी ट्रैक्स हैं उन सबको समझिए। एंड
जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जितना भी ऑफ मार्केट ट्रेड होता है, इन सब से बिल्कुल आप दूर रहिए, बिकॉज ये आपको कैरी अवे कर देगा विद ऑल दी advertisements and rumors. So we have to take care of all the rumors that happens in market. So thank you everyone for your precious time. I really appreciate everyone who connected with me now. So देखते हैं कुछ questions, अगर गुड फ्यूचर्स के लिए कुछ questions हैं, so we'll take that up. Okay, so अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है गुड फ्यूचर्स या कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड, तो आप प्लीज अपने Q&A ऑप्शन बॉक्स में वहां पे टाइप कर मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल देयर. Yeah, so just a clarification, good futures अभी आया नहीं है. It was there with NCDX long back, लेकिन अभी currently वो available नहीं है. It will be there in some time. So इसलिए हमने प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए हमने आपको बताया है कि गुड फ्यूचर्स क्या है. So अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं आने वाले टाइम को लेकर या उसके ऊपर लेकर, तो आप मुझसे पूछिए. Okay, so as I can see that we don't have any questions for today's session. So I really thank each and every one of you. Have a nice day, everyone. And looking forward to serve you more on commodity markets. Thank you very much.